सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम चतुर्दश पाठ आर्यभटः इसका भाग 2 करने जा रहे हैं। आर्यभटः पाठ का आधा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, दूसरा और अंतिम हिस्सा आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आर्यभटस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का जो योगदान है, उन्होंने जिसमें योगदान दिया है वह गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। संबद्ध गणित और ज्योतिष से संबद्ध, गणित और ज्योतिष से संबद्ध है, यानी संबंध रखता है। संबंध गणित और ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र संख्यानाम आकलनम, जहाँ पर संख्याओं की आकलन में गणना महत्वम आदधाति। आकलनम आकलनम गणना आदधाति 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 रखता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबद्ध है, यानी गणित और ज्योतिष से संबंध रखने वाला है। जुड़ा हुआ है, गणित से जुड़ा हुआ है और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है उनका योगदान। और यहाँ पर इन दोनों में संख्याओं की जो गणना है उस पर यह आधारित है, यानी कि गणित में भी संख्या का खेल है और ज्योतिष में भी संख्या का खेल है। दोनों संख्या पर आकलनम महत्वम आदधाति, गणना के आधार का महत्व है दोनों में। आर्यभटः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। विश्वसिति 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 माने विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, और उससे पहले ना लगा हुआ है ना विश्वसिति, विश्वास नहीं करते थे फलित ज्योतिष में। अब आप फलित ज्योतिष क्या है यह जानना चाहेंगे तो योग्यता विस्तार में थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, वहाँ पर दिया हुआ है। योग्यता विस्तार के पहले पाठ में देखेंगे गणित ज्योतिष। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ करके इसको समझा रहा हूँ कि फलित ज्योतिष क्या है। संख्या के द्वारा जहाँ काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष संख्या के आधार पर काल की गणना, काल का विभाजन, समय के विभाजन हो, उसको गणित ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाओं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं, उनमें से सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष ये सब गणितीय आकलन के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। फलित ज्योतिष में भी गणितीय आकलन का सहारा तो है, लेकिन वहाँ पे अन्य तत्व भी होते हैं, इसीलिए वह गणितीय आधार पर खरा उतरने में कठिनाई होने के कारण फलित ज्योतिष पर
आर्यभट्ट विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणितीय पद्धत्या, गणितीय पद्धत्या, गणितीय पद्धत्या का मतलब है गणित की पद्धति से, गणित की पद्धति से यानी नियमों से, गणित के जो नियम हैं उनसे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य, गणित के पद्धति पर जो आकलन होता है, जो गणना होती है, वह गणना अकाट्य होती है, वह बिल्कुल सही होती है। इसीलिए आर्यभट्ट गणित के आधार पर चलने वाले ज्योतिष शास्त्र को समझते थे, जानते थे और उसको स्वीकार करते थे, उस ज्योतिष शास्त्र को मानते थे। लेकिन जहाँ पर गणितीय शास्त्र की गणना कम होती है, वहाँ पर फलित ज्योतिष को वह इसीलिए विश्वास नहीं करते थे। तेन प्रतिपादितम, इसीलिए गणित के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया, यह निश्चय किया, यत ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। ग्रहण में, ग्रहण जानते हैं आप, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इस ग्रहण में राहु केतु नाम को, राहु और केतु नाम के दानवो, दानवों का मतलब है दो राक्षस, राहु नाम का एक राक्षस और केतु नाम का एक राक्षस, दो राक्षस को दानवों कहा। दानवो नास्ति कारणम, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में राहु और केतु का कोई कार्य नहीं है, यानी कि उनके कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा। हमारी कुछ धारणाएं हुआ करती थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में राहु और केतु कारण हो सकते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने इस नियम को निषिद्ध कर दिया, इस नियम को अस्वीकार किया और कहा राहु और केतु का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कोई कार्य नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, उसमें तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन आपस में कारण होते हैं। सूर्य चंद्र पृथ्वी जो तीन ग्रह हैं, यही आपस में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए कारण हैं। सूर्यम परितः, आगे सुनिए, सूर्यम परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति। ग्रहण कब होता है? सूर्यम परितः भ्रमन्त्या, सूर्य के चारों ओर, परितः, चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्या, सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्या यानी घूमती हुई, सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्या पृथिव्या, घूमती हुई पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर, सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्या पृथिव्या, घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्र के परिक्रमा के पथ में, मार्ग में, संयोगात ग्रहणम भवति, अगर पृथ्वी आ जाती है, चंद्र के परिक्रमा के मार्ग में अगर पृथ्वी आ जाती है तो उस संयोग, ऐसा संयोग बनने पर ग्रहण होता है। अगर ये तीन एक लाइन पे अगर आ जाते हैं
तो वहाँ पर ग्रहण संभव है। यथा यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। यथा संयोगात् ग्रहणं भवति। यथा पृथिव्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्र का प्रकाश अवरुध्यते, रुक जाता है। अवरुध्यते। रुक जाता है। पृथिव्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण चंद्र का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणं भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव तथैव उसी प्रकार, संधि विच्छेद है, तथा एव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी सूर्ययो, पृथ्वी और सूर्य के मध्य माने बीच में, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में बीच में समागतस्य, समागतस्य आए हुए या आ जाने पर, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाने पर चंद्र से छायापातेन चंद्र की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दृश्यते, देखा जाता है। देखा जाता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए ये दो कारण बताए। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए जो विचार हैं, नए नए जो विचार उभर कर सामने आते हैं, उन नए विचार को स्वीकरणे अपनाने में प्रायः प्रायः ज़्यादातर, प्रायः प्रायः ज़्यादातर, ज़्यादा करके, काठिन्य, सामान्य जना, जो सामान्य लोग हैं, जिनकी समझ थोड़ी कम होती है, जो इस लेवल की बात को, इस स्तर की बात को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, वह अपनी पुरानी धारणाओं को अपनाए हुए रहते हैं। इसलिए नए नए उभर कर आने वाले विचार को वे स्वीकार करने में काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिन महसूस करते हैं। काठिन्यम, काठिन्यम कठिनाई, यानी कि नए विचार को अपनाने में वे कठिनाई महसूस करते हैं। अनुभवन्ति, अनुभवन्ति, अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव, तथा एव, उसी प्रकार, जिस प्रकार से
समाज में कोई नए विचार उभर कर आते हैं तो सामान्य लोग उसे समझ नहीं पाते, उनका समझने का स्तर कम होने की वजह से समझ नहीं पाते। उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्री तथैव उसी प्रकार आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। आर्यभटस्यापि इसका संधि विच्छेद होगा आर्यभटः स्य अपि, आर्यभटस्य अपि, आर्यभटस्यापि, आर्यभट का भी, उसी प्रकार से आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ जिस प्रकार से और लोगों का हुआ करता था, क्योंकि आर्यभट्ट ने एक नए विचार को लोगों के सामने रखा था। जो रूढ़िवादी लोग पुरानी परंपराओं को, पुरानी धारणाओं को मन में पाले हुए थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नाम के दानव जो राक्षस हैं वो दोषी हैं, वो कारण हैं। आर्यभट्ट ने जब इस सिद्धांत को नकार दिया, मना कर दिया कि ऐसा नहीं है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण तो यह है करके जब उन्होंने बताया तो सामान्य लोग इसको स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे थे, कठिनाई महसूस कर रहे थे। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, आर्यभट्ट के जो सिद्धांत थे वो उपेक्षित किए गए। आर्यभट्ट ने सिद्धांत का मतलब जो भी उन्होंने खोज करके लोगों के सामने जो बातें रखी उन बातों को उपेक्षित किया गया, यानी कि उनको नज़रअंदाज किया गया। उपेक्षा का मतलब है नज़रअंदाज, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया, उसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। उपेक्षिता, उपेक्षिता नजरअंदाज किया। स पंडित मन्यमानानां उपहास पात्रम जातः। आर्यभट्ट पंडित मन्यमानानां, पंडित मन्यमानानां, अपने को विद्वान समझने वालों की, अपने को विद्वान समझने वालों के, पंडित मन्यमानानाम, जो वास्तव में उस विद्वत्ता के स्तर को नहीं छूते, यानी कि उतने ज्ञानवान नहीं हैं लेकिन स्वयं को ज्ञानवान समझते हैं। ऐसे पंडित मन्यमानानाम, खुद को जो पंडित कहते हैं, पंडित का मतलब विद्वान, पढ़े लिखे, समझदार, शास्त्रों के जानकार, ऐसे जो अपने को विद्वान समझने वाले लोग थे, उन्होंने आर्यभट्ट का मानानम उपहास पात्रम जातः, आर्यभट्ट उपहास के पात्र बने। उपहास का मतलब मजाक, मजाक का पात्र, उपहास। उपहास पात्रम, उपहास का मतलब मजाक और उपहास पात्रम
मजाक का पात्र, आर्यभट्ट मजाक के पात्र बने। उन पंडित मन्यमाना नाम के बीच में अपने आप को जो विद्वान, तथाकथित विद्वान जिसको कहते हैं हम, वो ऐसे विद्वानों के सामने आर्यभट्ट मजाक के पात्र बने, यानी कि उन लोगों ने आर्यभट्ट का मजाक भी उड़ाया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि, यहाँ पे संधि विच्छेद, पुनः धन अपि, फिर भी, पुनः धन अपि, फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि, आर्यभट्ट की दृष्टि कालातिगामिनी, 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 समय को पार करने वाली। समय को पार करने वाली अथवा दूरदर्शी, उनकी दृष्टि फिर भी दूरदर्शी निकली। यद्यपि तथाकथित विद्वानों ने उनका मजाक उड़ाया, उपहास किया, फिर भी आर्यभट्ट के जो सिद्धांत थे, जो तर्क थे, वो बिल्कुल सही थे, उचित थे, और वह कालातिगामिनी, समय को पार करने वाली, यानी कि वह जो समय था, वह समय आर्यभट्ट के लिए कठिन था, लेकिन उस समय को पार करके जब आगे बढ़े तो आर्यभट्ट के सिद्धांत को स्वीकार्यता मिलने लगी। जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, दुनिया के लोगों के सामने या दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने आर्यभट्ट के इन सिद्धांतों को बताया गया, दिखाया गया, तब उन सब ने उसे महत्व देना शुरू किया, उनको स्वीकारना शुरू किया, क्योंकि वो दूरदर्शी थे और दूरदर्शी सिद्धांत सबको स्वीकार्य थे। आधुनिक वैज्ञानिक, आजकल के वैज्ञानिक जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् तस्य च सिद्धांति समादर प्रकटिता। तस्मिन् माने आर्यभट्ट के ऊपर आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने तस्मिन् माने आर्यभट्ट के ऊपर, और तस्य च सिद्धांते, और आर्यभट्ट के खोज के ऊपर, आर्यभट्ट के ऊपर भी और आर्यभट्ट के सिद्धांत के ऊपर भी जो बातें उन्होंने कही, उस पर भी समादर प्रकटितः, समादर, आदर, आदर भाव प्रकटितः, प्रकट किया, सम्मान की दृष्टि रखी, आर्यभट्ट के ऊपर भी सम्मानित दृष्टि रखी, और आर्यभट्ट के सिद्धांत के ऊपर, उनके खोज पर भी उन्होंने सम्मान की दृष्टि रखी। उनकी आर्यभट्ट की इज्जत उनकी नज़रों में बढ़ी। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी वजह से जब आर्यभट्ट की स्वीकार्यता बढ़ी, आर्यभट्ट को और आर्यभट्ट के सिद्धांत को दुनिया के वैज्ञानिकों ने मान्यता दे दी कि आर्यभट्ट की खोज बिल्कुल सत्य है। उस समय भले तथाकथित विद्वानों ने आर्यभट्ट का विरोध किया था, वो अनजान बस विरोध किया था, वो तथाकथित विद्वान थे, वास्तविक विद्वान नहीं थे। इसीलिए, लेकिन जब जब दुनिया के, भारत के अन्य क्षेत्रों के और दुनिया के वैज्ञानिकों को ये सब पता चला, तो आर्यभट्ट अपने आप में सत्य साबित हुए। इसीलिए भारत सरकार ने अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम
आर्यभट इति कृतम, आर्यभट की है किया। प्रथमोपग्रहस्य प्रथमोपग्रहस्य संधि विच्छेद है प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य नाम आर्यभट इति कृतम, आर्यभट रखा। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में देखा जाए कि भारतीय गणित परंपराया, भारत की जो गणित की परंपरा है, प्राचीन समय से जो गणित की परंपरा चली आ रही है, उस गणित की परंपरा का अथच विज्ञान परंपरा है, और साथ में विज्ञान की जो परंपरा चली आ रही है, उस विज्ञान की परंपरा का भी असौ, असौ माने यह, असौ ये, यह या ये आर्यभट्ट एकः शिखर पुरुषः आसीत्। शिखर, शिखर पुरुषः यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति, शिखर माने क्या हो, सर्वोच्च, ऊंचा, सर्वोच्च पुरुषः व्यक्ति थे। आर्यभट्ट भारत की जो गणित परंपरा है और भारत की जो विज्ञान परंपरा है, ये दोनों परंपराओं में ये आर्यभट्ट शिखर पुरुष साबित हुए, यानी सर्वोच्च व्यक्ति साबित हुए। और आर्यभट्ट की बातों को दुनिया के सभी लोगों ने स्वीकार किया, वैज्ञानिकों ने मान्यता दी और आर्यभट्ट की स्वीकार्यता बढ़ी। इसीलिए भारत में गणित को पुनर्स्थापित करने या गणित का सम्मान बढ़ाने या ज्योतिष शास्त्र को सम्मानित करने या उनकी खोज के लिए आर्यभट्ट को सभी लोगों ने महत्व दिया है। इस प्रकार से यह चतुर्दश पाठः आर्यभट्ट का भाग 2 यहाँ पर समाप्त हुआ। बच्चों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अंत में जो आर्यभट्ट पाठ के अंत में जो योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार को आप अवश्य पढ़ें। योग्यता विस्तार में आपके जानने योग्य बहुत सारी बातें दी गई हैं और इस बात को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अवश्य ज्ञानवर्धन होगा और ये आपके लिए लाभकारी होगा। इन शब्दों के साथ आज इतने में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।